हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। उत्तर प्रदेश के 11 जिलों की 58 सीटों पर पहले चरण का मतदान कल होगा। वहीं आज कांग्रेस अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी उन्नति विधान नाम से घोषणा पत्र जारी करेंगी। पीएम मोदी लगातार दूसरे दिन पंजाब में वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगे। पीएम फिरोजपुर और पटियाला संसदीय क्षेत्र की जनता को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि पंजाब में 20 फरवरी को चुनाव होना है। इससे पहले पीएम ने कल कहा था कि नया पंजाब बनाना हमारा लक्ष्य है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने मंगलवार को अनंतनाग जिले में प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने 3 आतंकवादियों समेत 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही आतंकियों के कब्जे से हथियार, गोला बारूद सहित आपत्तिजनक सामग्री बरामद की। पीएम मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि 75 साल में देश की दिशा और गति देने का एक स्तर पर प्रयास किया गया। इन सब का लेखा जोखा लेकर हमें जो अच्छा है उसे आगे बढ़ाना और कमियों को दूर करने के बारे में सोचना है, जिससे हम आने वाले 25 साल में 75 साल की गति से ज्यादा तेज गति में देश को बहुत कुछ दे सके। पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा कि पिछले 100 साल में मानव जाति ने कोरोना महामारी से बड़ा संकट नहीं देखा और अभी भी ये संकट आफतें लेकर आता रहेगा। इस कोरोना काल में 80 करोड़ से ज्यादा देशवासियों के लिए इतने लंबे कालखंड के लिए मुफ्त में राशन की व्यवस्था की गई ताकि ऐसी स्थिति कभी पैदा न हो कि उनके घर का चूल्हा न जले। भारत ने एक काम करके दुनिया के सामने उदाहरण प्रस्तुत किया। पीएम मोदी ने कहा कि आज कोरोना पर काबू पाने का अचीवमेंट 130 देशों का है। पीएम मोदी ने कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम की तारीफ करते हुए कहा कि आज पूरे विश्व में भारत के कामों की सराहना हो रही है। हमारी सरकार गरीबों को घर और राशन देने का काम कर रही है। कोविड महामारी के दौरान हमारी सरकार में 5 करोड़ गरीब परिवारों को नल से जल पहुंचाने का काम किया गया। राज्यसभा में पीएम मोदी ने कहा कि यूपी और तमिलनाडु में डिफेंस कॉरिडोर बना रहे हैं। जिस तरह से एमएसएमई क्षेत्र के लोग डिफेंस सेक्टर में आ रहे हैं, ये उत्साहवर्धक है और दिखाता है कि देश के लोगों में सामर्थ्य है। देश को डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए एमएसएमई के लोग बहुत साहस जुटा रहे हैं। पीएम मोदी ने राज्यसभा में विपक्ष पर जमकर हमला बोला। मोदी ने कहा डबल डिजिट में थी, विपक्ष अपनी निराशा देश पर न थोपे, विपक्ष को अपने पुराने दिन याद आते रहेंगे। पीएम मोदी ने ये भी कहा कि अगर कांग्रेस न होती तो सिखों का नरसंहार न होता, कश्मीर से पंडितों का पलायन न होता, बेटियों को तंदूर में जलाया न जाता। पीएम ने कहा कि कांग्रेस ने वंशवाद से पहले कभी कुछ नहीं सोचा। हमें ये स्वीकार करना होगा कि भारत के लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा वंशवादी पार्टियां हैं। जब किसी दल में परिवार सर्वोपरि होता है तो सबसे पहला नुकसान प्रतिभा का होता है। राज्यसभा में दिए गए पीएम के भाषण पर राहुल गांधी ने पलटवार करते हुए कहा कि मेरे परदादा ने देश की सेवा की, उन्होंने अपना पूरा जीवन इस देश को दिया। मुझे अपने परदादा के लिए किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मोदी कांग्रेस से डरते हैं क्योंकि कांग्रेस सच बोलती है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि मैंने सदन में 3 बातें कही थी, लेकिन प्रधानमंत्री ने किसी भी बात पर जवाब नहीं दिया। मैंने सदन में बोला है कि पाकिस्तान और चीन से खतरा है और इसको गंभीरता से लेना चाहिए, लेकिन मोदी सरकार कुछ नहीं कर पा रही। पीएम मोदी ने भाषण से नाराज कांग्रेस ने राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया। मामले में कांग्रेस ने बाहर आकर कहा कि पीएम मोदी ने भाषण में अपने मुद्दे को रखने की बजाय उन्होंने सिर्फ कांग्रेस पर टीका टिप्पणी की। उन्होंने सिर्फ कांग्रेस पार्टी को टारगेट किया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गृह मंत्री अमित शाह ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के घोषणा पत्र लोक कल्याण संकल्प पत्र का विमोचन किया। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ, प्रदेश चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, सह प्रभारी अनुराग ठाकुर सहित वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। बीजेपी के घोषणा पत्र में लड़कियों को मुफ्त में स्कूटी, महिलाओं को 2 एलपीजी सिलेंडर और मुफ्त बिजली देने की बात कही गई। साथ ही लव जिहाद को कम करने के लिए 10 वर्ष की सजा और 1 लाख जुर्माने का प्रबंध की घोषणा की गई। यूपी चुनाव में वार पलटवार के बीच समाजवादी पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जनता के सामने रखा। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण प्रदान किया जाएगा। लड़कियों की शिक्षा को KG1 से PG तक मुफ्त किया जाएगा। साथ ही अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मनरेगा की तर्ज पर बनाया जाएगा।
अखिलेश यादव ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि सभी किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली, ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। सभी फसलों के लिए एमएसपी प्रदान की जाएगी। गन्ना किसानों को 15 दिन के अंदर भुगतान किया जाएगा। साथ ही सभी किसानों को 4 साल के अंदर कर्ज मुक्त किया जाएगा। यूपी के चुनाव रण में अब पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की एंट्री हो गई है। लखनऊ में जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हाथरस की घटना, उन्नाव की घटना और कोविड के दौरान यूपी में गंगा में फेंके गए शवों के लिए जिम्मेदार लोगों को इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। योगी जी को उत्तर प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में चुनाव में कांग्रेस ने भी अपनी पूरी ताकत झोंकी है। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने मेरठ जिले के हस्तिनापुर में घर घर जाकर चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान लोगों की बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है और हमें उम्मीद है कि हम जीतेंगे। अरुणाचल प्रदेश में एवलांच के बाद लापता हुए सेना के 7 जवानों के शव बरामद हुए। सेना के मुताबिक वे पिछले 2 दिन से बर्फ में फंसे थे। भारतीय सेना की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि कॉमेक सेक्टर के हाई एल्टीट्यूड वाले क्षेत्र में एवलांच में फंसे सेना के 7 जवान शहीद हो गए। सभी जवानों के शव एवलांच वाली जगह से बरामद किए गए। गुजरात की एक अदालत ने 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम विस्फोट मामले में 77 आरोपियों में से 10 को बरी किया। अदालत ने पिछले साल सितंबर में सुनवाई पूरी की थी। दिसंबर 2009 में शुरू हुए लंबे मुकदमे में 1100 गवाहों से पूछताछ की गई। इस केस में अब तक कुल 49 आरोपियों को दोषी ठहराया गया, 28 को बरी किया गया। कर्नाटक में हिजाब पहनने पर विवाद बढ़ गया है। महात्मा गांधी मेमोरियल कॉलेज के कैंपस में विरोध प्रदर्शन तेज हुआ। हिजाब पहने हुई छात्राएं और भगवा गमछा पहने हुए छात्र एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करते हुए दिखे। मुस्लिम लड़कियों का एक वर्ग कॉलेज में हिजाब पहनने पर अड़ा हुआ है, जबकि राज्य सरकार ने शैक्षणिक संस्थाओं में छात्रों के लिए वर्दी को अनिवार्य बनाने का निर्देश दिया है। हिजाब विवाद के बीच कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने कहा कि मुंबई ने राज्य में अगले 3 दिनों के लिए सभी हाई स्कूल और कॉलेज बंद करने का आदेश दिया है। कर्नाटक के सीएम ने कहा कि हम कर्नाटक हाईकोर्ट के निर्देश का इंतजार कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने छात्रों से शांति बनाए रखने की अपील की। कर्नाटक के उडुपी में हिजाब को लेकर चल रहे बवाल ने मध्य प्रदेश में भी एंट्री ली है। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने हिजाब को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हिजाब यूनिफॉर्म कोड का हिस्सा नहीं है। अगर कहीं कोई हिजाब पहनकर स्कूल में आता है तो प्रतिबंध लगेगा। भारत रत्न लता मंगेशकर के सम्मान में सरकार ने डाक टिकट जारी करने का फैसला किया। इस बारे में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ऐलान किया। इसके लिए कुछ डिजाइन भी प्रपोज किए गए थे, जिसके बाद इस पर काम शुरू हुआ है। लता मंगेशकर का निधन 6 फरवरी को हुआ था। उन्हें कोरोना संक्रमण था और वे करीब 28 दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट रही थी। दिल्ली में आज मौसम ने अचानक करवट ली है, जहां राजधानी के कुछ इलाकों में आज सुबह बारिश हुई। हालांकि इससे पहले बीते दिन भारत मौसम विज्ञान विभाग ने दिल्ली और इसके आसपास के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम तीव्रता के साथ बारिश की भविष्यवाणी की थी। आज भारत और वेस्ट इंडीज के बीच वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला जाएगा। 3 मैच की वनडे सीरीज में भारतीय की टीम 1-0 से आगे है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर खेला पहला वनडे भारतीय टीम ने 6 विकेट से जीता था। ऑस्ट्रेलिया में इस साल अक्टूबर में होने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए मैचों की प्री बुकिंग शुरू हो चुकी है। सोमवार को पहली बार जब ये टिकटें बिक्री के लिए उपलब्ध हुई तो सबसे पहले भारत पाकिस्तान मैच के टिकट बिके। इस मैच के टिकट महज 5 मिनट के अंदर ही बिक गए। ये मुकाबला 23 अक्टूबर को खेला जाना है। भारत और वेस्ट इंडीज के बीच वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला आज खेला जाएगा। मैच अहमदाबाद के मैदान पर होगा। भारतीय टीम 3 मैचों की वनडे सीरीज में पहला मुकाबला जीतकर 1-0 से आगे है। आज का मैच जीतने के साथ ही टीम इंडिया सीरीज पर भी कब्जा कर लेगी। एमपीपीएससी 2019 के रिजल्ट्स को चुनौती देने के मामले में हाईकोर्ट के जस्टिस पुरुषेंद्र कौरव ने खुद को सुनवाई से अलग कर लिया। हाईकोर्ट जज बनने से पहले कौरव प्रदेश के महाधिवक्ता की हैसियत से पीएससी परीक्षा से जुड़ी इन याचिकाओं पर सरकार की तरफ से पैरवी कर चुके थे, लिहाजा उन्होंने खुद को सुनवाई से अलग कर लिया। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज सुबह 10 बजे स्मार्ट सिटी पार्क में पौधारोपण करेंगे। सीएम 10:15 बजे मंत्रालय में इंटेलिजेंस और जनसंपर्क आयुक्त के साथ बैठक करेंगे। इसके बाद 2 बजे हैदराबाद पहुंचेंगे, जहां के शमशाबाद में स्थानीय कार्यक्रम में शिरकत करेंगे।
सीएम भूपेश बघेल के निर्देश पर चिटफंड कंपनियों पर सख्ती जारी है। गोल्ड की इंफ्रा वेंचर लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर संजय दर बड़गैया की संपत्ति कुर्क करने के आदेश जारी किए गए। इधर करोड़ों की ठगी करने वाले सनसाइन इंफ्रा बिल्ड कॉर्पोरेशन के डायरेक्टर को पुलिस रायपुर लेकर पहुंची है। रायपुर में आज बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल अनुसुईया उइके से मुलाकात करेगा। बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल पीएम आवास योजना को लेकर राज्यपाल से चर्चा करेगा। इस चर्चा में पार्टी के बड़े नेता शामिल होंगे। मध्य प्रदेश में आज शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। बैठक में कई प्रस्ताव पेश किए जाएंगे। इन महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर कैबिनेट से मंजूरी मिलने के आसार हैं। अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडार पर कार्रवाई करने के लिए नए नियम, राज्य में एक समान रेट की रॉयल्टी पर फैसला हो सकता है। भोपाल में प्रमोशन में आरक्षण को लेकर मंत्री नरोत्तम मिश्रा की अध्यक्षता में मंत्री समूह की बैठक हुई, जिसमें इस विषय पर कोई फैसला नहीं हो सका। राजधानी रायपुर में फिर चाकूबाजी की घटना आई है। आपसी विवाद के कारण अश्विनी नगर इलाके में देर रात चाकूबाजी हुई। टिल्लू नामक युवक ने सुनील दत्त सेना को सड़क पर चाकू से कई वार किए, जिसे गंभीर हालत में मेकाहारा में भर्ती कराया गया। आरोपी फरार। एमपी में कोरोना के मामले कम हो रहे हैं। 24 घंटे के अंदर कोरोना के 3083 नए मामले आए। 4 मरीजों की मौत हुई। कल 6527 मरीज डिस्चार्ज हुए। फिलहाल प्रदेश में 37,143 कोरोना मरीजों का इलाज जारी। छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटे में 1300 नए मामले मिले। 24 घंटे में 10 मरीजों की मौत हुई। 3570 लोग स्वस्थ हुए। एक्टिव केस 11,426 है। बता दें कि कल प्रदेश में 38,074 टेस्ट हुए। प्रदेश की पॉजिटिविटी रेट 3.41% थी। गौरेला पेंड्रा मरवाई जिला गठन के दूसरे वर्षगांठ के अवसर पर अरपा महोत्सव 2022 का आयोजन किया जाएगा। यह महोत्सव पेंड्रा में आयोजित होगा। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महतो और जिले के प्रभारी मंत्री जयसी अग्रवाल शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ में संक्रमण की रफ्तार धीमी होने के बाद परीक्षाओं को ऑफलाइन कराने का फैसला हुआ। स्टूडेंट्स अपने स्कूल में ही बोर्ड की परीक्षा देंगे। इसके लिए इस बार भी बोर्ड परीक्षाओं के लिए 6,700 परीक्षा केंद्र बनाए गए। मध्य प्रदेश के निजी स्कूलों की मनमानी के विरोध में पेरेंट्स संघ ने भोपाल में डीईओ ऑफिस का घेराव कर प्रदर्शन किया। संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि कोरोना काल में हाईकोर्ट के निर्देश के बाद भी निजी स्कूलों ने मनमानी फीस वसूली है। छत्तीसगढ़ में शराबबंदी को लेकर आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने बड़ा बयान दिया। मंत्री लखमा के मुताबिक शराब के संबंध में फैसला कैबिनेट और सीएम भूपेश बघेल लेंगे। लखमा ने कहा कि जब से वो मंत्री बने हैं तब से अब तक शराब दुकान को बंद करने के लिए एक भी आवेदन नहीं आया। सरगुजा से लेकर बस्तर तक और मध्य छत्तीसगढ़ में हर जगह शराब दुकान खोलने की मांग हो रही है। ग्वालियर में अरिहंत कॉम्प्लेक्स के 4 कपड़ों की दुकान में अचानक आग लगी। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां मौके पर पहुंची और घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फिलहाल आग लगने का कारण अज्ञात। छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग ने मंत्रालय, विभागाध्यक्ष और कार्यालयों और मैदानी दफ्तरों में कर्मचारी अधिकारियों की ड्यूटी सुबह 10 से शाम 5:30 बजे तक सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं। निर्देश में कहा गया है कि अब हर शनिवार को अवकाश घोषित करते हुए सप्ताह में 5 वर्किंग डे तय किए गए हैं। इसके साथ ही देरी से दफ्तर आने वाले कर्मचारियों को हिदायत भी दी गई। बीजापुर में एक बार फिर नक्सलियों ने सीआरपीएफ जवानों को निशाना बनाया। बीजापुर के नेशनल हाईवे 63 भोपाल-पटना मार्ग के चिन्ना कोट पार की टी पॉइंट से महज 400 मीटर दूर नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट किया, जिसमें सीआरपीएफ के 153 बटालियन के डिप्टी कमांडेंट समेत 4 जवान घायल हुए। पुलिस के मुताबिक ये जवान रूटीन एरिया डेमिनेशन के लिए गए थे। ब्लास्ट के बाद सीआरपीएफ के जवानों ने मोटर संभालकर घायल जवानों को बाहर निकाला। एक जवान को बीजापुर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं घायल डिप्टी कमांडेंट प्रबलन विश्वास, एएसआई सदाशिव यादव और हवलदार राजीव रंजन को हेलीकॉप्टर से रायपुर लाया गया। डॉक्टर के मुताबिक डिप्टी कमांडेंट प्रबलन विश्वास के चेहरे और हाथ पैरों में ज्यादा चोट होने के कारण हालत गंभीर है। सुकमा में 7 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। सभी नक्सलियों ने जिला पुलिस और सीआरपीएफ अफसरों के सामने सरेंडर किया। ये नक्सली कई सालों से नक्सल संगठन में शामिल थे। दंतेवाड़ा में 2 इनामी समेत 3 नक्सलियों ने सरेंडर किया। इनमें से 2 नक्सलियों पर 1-1 लाख का इनाम था। ये नक्सली पुलिस पर हमले, आईईडी ब्लास्ट में शामिल थे। तीनों नक्सलियों ने एसपी सिद्धार्थ तिवारी के सामने सरेंडर किया।
सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में गठित स्व सहायता समूह के सदस्यों को 300 करोड़ रुपए के बैंक लोन का वितरण किया। सीएम ने कुछ जिलों के स्व सहायता समूह सदस्यों से वर्चुअल संवाद किया। उन्होंने कहा कि बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए लाडली लक्ष्मी योजना शुरू की गई, जिसमें 40 लाख से ज्यादा बेटियां लाडली लक्ष्मी बन चुकी हैं। नर्मदापुरम में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पत्नी साधना सिंह के साथ मां नर्मदा की पूजा अर्चना की। इस दौरान पूरा सेठानी घाट रंगीन रोशनी से जगमगाता रहा। सीएम ने पूजा करने के बाद मां नर्मदा की महाआरती की और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। जबलपुर में कांग्रेस ने घर चलो अभियान के दौरान पोल खोल कैंपेन भी शुरू किया। जबलपुर में कांग्रेस विधायक संजय यादव ने घर घर चलो अभियान में सरकारी स्कूलों और अस्पतालों का औचक निरीक्षण किया, जो यहां मिल रही खामियों को जनता और सरकार के सामने लाने की बात कही। ग्वालियर में 31 जनवरी को फूलबाग चौराहे पर पुतला दहन में झुलसे एसआई दीपक गौतम के मामले में पुलिस ने 5 कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार किया। मामले में खात्मा लगाने की मांग को लेकर कांग्रेस विधायक डॉक्टर सतीश सिकरवार ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ एसपी ऑफिस पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। झीरम घाटी मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट में आज एनआईए की ओर से बहस पूरी हो गई है। कल राज्य सरकार और मुदलियार के वकील अपना पक्ष रखेंगे। बता दें कि एनआईए ने झीरम हमले पर बस्तर पुलिस द्वारा की गई दूसरी एफआईआर पर रोक लगाने और उसे जांच के लिए एनआईए को ही दिए जाने का अनुरोध किया। जांजगीर चांपा के बेलादुला गांव में 5 बेटियों ने पिता की मौत के बाद अर्थी को कंधा दिया। पिता का अंतिम संस्कार किया। बेलादुला गांव में 85 साल के प्रेमदास कुरे का निधन हुआ था। उससे पहले उनके बेटे का 3 फरवरी को निधन हो गया था। ऐसे में बेटियों ने ही पिता का दाह संस्कार किया। जांजगीर कलेक्टर और राजस्व अधिकारियों ने विभिन्न दफ्तरों का निरीक्षण किया। इस दौरान दफ्तर में अनुपस्थित 68 कर्मचारियों को नोटिस जारी किया गया। वहीं कलेक्टर कार्यालय में 129 कर्मचारियों में 104 उपस्थित मिले, 14 अनुपस्थित। नगर पालिका परिषद कोंडागांव के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के खिलाफ पार्षदों का दल अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया। इसे लेकर 8 फरवरी को कोंडागांव के नगर पालिका परिषद में फ्लोर टेस्ट की कार्रवाई हुई, जिसमें कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में बहुमत हासिल नहीं किया। पहले से घोषित महिला अध्यक्ष हेमकुंवर पटेल और उपाध्यक्ष जसकेतु सेंडी पद पर बने रहेंगे। संबलपुर डिवीजन के डीआरएम प्रदीप कुमार ने बेलसोंडा रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कंट्रोल रूम, रेलवे स्टेशन पर चल रहे कार्यों समेत रिकॉर्ड की जांच की। इस औचक निरीक्षण को डीआरएम ने रूटीन प्रक्रिया बताया। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के जोगीसार के पास पुलिस ने गांजा तस्करी के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस को रतनपुर मार्ग से कार से भारी मात्रा में गांजा डिडौरी ले जाने की सूचना मिली थी। जोगीसार के पास घेराबंदी कर कार से करीब 16 लाख रुपए की 2 क्विंटल गांजा जब्त किया गया। राजनांदगांव के चुकली इलाके में देर रात कुछ युवकों ने आपसी विवाद के चलते युवक की हत्या की। शव उसके घर के पीछे फेंक दिया। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। आरोपी की तलाश जारी। धमतरी जिले के ग्राम सेलदीप में पति और सास ससुर की प्रताड़ना से तंग आकर बहू ने सुसाइड कर लिया। जांच के बाद कुरू थाना पुलिस ने आरोपी पति सास ससुर को जेल भेजा। मृतका का विवाह गांव के युवक केवल निर्मलकर के साथ हुआ था, जहां सास ससुर की प्रताड़ना से तंग आकर बहू ने शरीर में मिट्टी का तेल डालकर सुसाइड किया। रायपुर के रेलवे रिजर्वेशन काउंटर में आग लगने के मामले में एक नया खुलासा हुआ। जांच के दौरान आरपीएफ की टास्क टीम ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आग लगने से पहले 3 कंप्यूटर चोरी हुए थे। आरपीएफ ने आरोपियों से 3 कंप्यूटर जब्त किए। आशंका जताई जा रही है कि चोरी के बाद आग भी इन्हीं आरोपियों ने लगाई होगी। पूछताछ जारी है। कांकेर के सरोरा मार्ग पर धान लेकर जा रहे ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक के पीछे बैठी महिला की मौके पर मौत हुई। 2 साल की बच्ची का पैर कट गया। घटना के बाद गुस्साई भीड़ ने ट्रक ड्राइवर की पिटाई की। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ड्राइवर को छुड़वाया। मामला दर्ज हुआ है, जांच जारी है। जगदलपुर में वाहन पलटने से 4 लोगों की मौत हुई। बताया जा रहा है कि गाड़ी में सवार लोग शादी से लौट रहे थे, तभी वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में 2 लोगों की मौत हुई, जबकि तीसरे ने अस्पताल ले जाते वक्त दम तोड़ा। वहीं एक की मौत इलाज के दौरान हो गई। बाकी घायलों को जगदलपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। डोंगरगढ़ में पेट्रोल पंप को सील किए जाने के बाद भी संचालित करने पर कार्रवाई हुई। जांच समिति ने पेट्रोल पंप का निरीक्षण किया तो मौके पर बायोडीजल पंप का सील टूटा हुआ पाया गया, जिसे फिर से सील किया गया। साथ ही संचालक के खिलाफ केस दर्ज हुआ। राजूम के स्टेट बैंक में एक वृद्ध ग्राहक के थैले से अज्ञात चोर ने 30,000 रुपए की चोरी की। 82 साल के श्याम शंकर शर्मा गोबरा नवापारा के रहने वाले हैं। बैंक में उन्होंने अपने खाते से 30,000 रुपए निकाले और थैले में रख लिए, जिसे लेकर चोर फरार हुआ।
गुना के राघोगढ़ में एलपीजी गैस सिलेंडर का अवैध कारोबार करने वाले 2 ठिकानों पर पुलिस ने छापा मारा। मौके से 329 सिलेंडर जब्त हुए। दोनों मामलों में प्रकरण दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। भोपाल में पुलिस ने फर्जी सिम बेचने वाले 3 आरोपियों को पकड़ा, जो फर्जी आधार कार्ड पर खुद की फोटो लगाकर ठगों को सिम बेच रहे थे। ये गिरोह दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में ठग किया करते थे। उत्तर प्रदेश के 11 जिलों की 58 सीटों पर पहले चरण का मतदान कल होगा। वहीं आज कांग्रेस अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी उन्नति विधान नाम से घोषणा पत्र जारी करेगी। शिवसेना के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू को खत लिखकर बड़ा दावा किया। संजय राउत ने खत में कहा कि मुझ पर महाराष्ट्र की ठाकरे सरकार गिराने का दबाव डाला गया। साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया कि मुझे प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के जरिए फंसाने की कोशिश हो रही है। पीएम मोदी लगातार दूसरे दिन पंजाब में वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगे। पीएम फिरोजपुर और पटियाला संसदीय क्षेत्र की जनता को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि पंजाब में 20 फरवरी को चुनाव होना है। इससे पहले पीएम ने कल कहा था कि नया पंजाब बनाना हमारा टारगेट है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने मंगलवार को अनंतनाग जिले में प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने 3 आतंकवादियों समेत 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही आतंकियों के कब्जे से हथियार, गोला बारूद सहित आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई। पीएम मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा का जवाब देते हुए कहा, 75 साल में देश को दिशा और गति देने का अनेक स्तर पर प्रयास किया गया। इस सब का लेखा जोखा लेकर हमें जो अच्छा है उसे आगे बढ़ाना और कमियों को दूर करने के बारे में सोचना है, जिससे हम आने वाले 25 साल में 75 साल की गति से ज्यादा तेज गति में देश को बहुत कुछ दे सके। पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा कि पिछले 100 साल में मानव जाति ने कोरोना महामारी से बड़ा संकट नहीं देखा और अभी भी ये संकट आफतें लेकर आता रहेगा। इस कोरोना काल में 80 करोड़ से भी ज्यादा देशवासियों के लिए इतने लंबे कालखंड के लिए मुफ्त में राशन की व्यवस्था की गई, ताकि ऐसी स्थिति कभी पैदा न हो कि उनके घर का चूल्हा न जले। भारत ने ये भी काम करके दुनिया के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। पीएम मोदी ने कहा, आज जो कोरोना पर काबू पाने का अचीवमेंट 130 देशों का है। पीएम मोदी ने कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम की तारीफ करते हुए कहा, आज पूरे विश्व में भारत के कामों की सराहना है। हमारी सरकार गरीबों को घर और राशन देने का काम करती है। कोविड महामारी के दौरान हमारी सरकार में 5 करोड़ गरीब परिवारों को नल से जल पहुंचाने का काम किया गया। राज्यसभा में पीएम मोदी ने कहा, यूपी और तमिलनाडु में डिफेंस कॉरिडोर बन रहे हैं। जिस तरह से एमएसएमई क्षेत्र के लोग डिफेंस सेक्टर में आ रहे हैं, ये उत्साहवर्धक है और दिखाता है कि देश के लोगों में सामर्थ्य है। देश को डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए एमएसएमई के लोग बहुत साहस जुटा रहे हैं। पीएम मोदी ने राज्यसभा में विपक्ष पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि यूपीए के समय महंगाई डबल डिजिट में थी। विपक्ष अपनी निराशा देश पर न थोपे। विपक्ष को अपने पुराने दिन याद आते रहते हैं। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि अगर कांग्रेस न होती तो सिखों का नरसंहार न होता, कश्मीर से पंडितों का पलायन न होता, बेटियों को तंदूर में जलाया न जाता। पीएम ने कहा, कांग्रेस ने वंशवाद से पहले कभी और कुछ नहीं सोचा। हमें यह स्वीकार करना होगा कि भारत के लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा वंशवादी पार्टियां हैं। जब किसी दल में परिवार सर्वोपरि होता है तो सबसे पहला नुकसान प्रतिभा का होता है। राज्यसभा में दिए गए पीएम के भाषण पर राहुल गांधी ने पलटवार किया। कहा कि मेरे परदादा ने देश की सेवा की, उन्होंने अपना पूरा जीवन देश को दिया। मुझे अपने परदादा के लिए किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। मोदी कांग्रेस से डरते हैं क्योंकि कांग्रेस सच बोलती है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि मैंने सदन में 3 बातें कही थी, लेकिन पीएम ने किसी भी बात पर जवाब नहीं दिया। मैंने सदन में बोला है कि पाकिस्तान और चीन से खतरा है और इसको गंभीरता से लेना चाहिए, लेकिन मोदी सरकार कुछ नहीं कर पा रही। पीएम मोदी के भाषण से नाराज कांग्रेस ने राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया। मामले में कांग्रेस ने बाहर आकर कहा कि पीएम मोदी ने भाषण में अपने मुद्दे को रखने की बजाय उन्होंने सिर्फ कांग्रेस पर टीका टिप्पणी की। उन्होंने सिर्फ कांग्रेस पार्टी को टारगेट किया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गृह मंत्री अमित शाह ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा की घोषणा पत्र लोक कल्याण संकल्प पत्र का विमोचन किया। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ, प्रदेश चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, सह प्रभारी अनुराग ठाकुर सहित अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। बीजेपी के घोषणा पत्र में लड़कियों को मुफ्त में स्कूटी, महिलाओं को 2 एलपीजी सिलेंडर और मुफ्त बिजली देने की बात कही गई। साथ ही लव जिहाद को कम करने के लिए 10 वर्ष की सजा और 1 लाख जुर्माने की घोषणा।
यूपी चुनाव में वार पलटवार के बीच समाजवादी पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जनता के सामने रखा। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण दिया जाएगा। लड़कियों की शिक्षा को केजी से पीजी तक मुफ्त किया जाएगा। साथ ही अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मनरेगा की तर्ज पर बनाया जाएगा। अखिलेश यादव ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि सभी किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली, ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। सभी फसलों के लिए एमएसपी प्रदान की जाएगी। गन्ना किसानों को 15 दिन के अंदर भुगतान होगा। साथ ही सभी किसानों को 4 साल के भीतर कर्ज मुक्त बनाया जाएगा। यूपी के चुनावी रण में अब पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की एंट्री हुई है। लखनऊ में जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, हाथरस की घटना, उन्नाव की घटना और कोविड के दौरान यूपी में गंगा में फेंके गए शव के लिए जिम्मेदार लोगों को इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। योगी जी को यूपी की जनता से माफी मांगनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने मेरठ जिले के हस्तिनापुर में घर घर जाकर चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान लोगों की बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। उम्मीद है कि हम जीतेंगे। अरुणाचल प्रदेश में एवलांच के बाद लापता हुए सेना के 7 जवानों के शव बरामद किए गए। सेना के मुताबिक पिछले 2 दिन से बर्फ में फंसे हुए थे। भारतीय सेना की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि कामेंग सेक्टर के हाई एल्टीट्यूड वाले क्षेत्र में एवलांच में फंसे सेना के 7 जवान शहीद हुए। सभी जवानों के शव एवलांच वाली जगह से बरामद किए गए। गुजरात की एक अदालत ने 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम विस्फोट मामले में 77 आरोपियों में से 10 को बरी किया। अदालत ने पिछले साल सितंबर में सुनवाई पूरी की थी। दिसंबर 2009 में शुरू हुए लंबे मुकदमे में 1100 गवाहों से पूछताछ की गई। इस केस में अब तक 49 आरोपियों को दोषी ठहराया गया, 28 को बरी किया गया। कर्नाटक में हिजाब पहनने पर विवाद बढ़ गया है। उडुपी में महात्मा गांधी मेमोरियल कॉलेज के कैंपस में विरोध प्रदर्शन तेज हुआ। हिजाब पहनने हुई छात्राएं और भगवा गमछा पहने हुए छात्र एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करते हुए दिखे। मुस्लिम लड़कियों का एक वर्ग कॉलेज में हिजाब पहनने पर अड़ा है, जबकि राज्य सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों में छात्रों के लिए वर्दी को अनिवार्य बनाने का निर्देश दिया है। हिजाब विवाद के बीच कर्नाटक की सीएम बसवराज बोम्मई ने बड़ा फैसला किया। बोम्मई ने राज्य में अगले 3 दिनों के लिए सभी हाई स्कूल और कॉलेज बंद करने का आदेश दिया। कर्नाटक की सीएम ने कहा कि हम कर्नाटक हाईकोर्ट के निर्देश का इंतजार कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने छात्रों से शांति बनाए रखने की अपील की है। हिजाब विवाद पर मामले में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई ने कहा कि स्कूलों में लड़कियों को हिजाब पहनकर प्रवेश देने से रोकना भयावह है। कम या ज्यादा कपड़े पहनने के लिए महिलाओं का वस्तुकरण किया जाता है। उन्होंने कहा कि भारतीय नेताओं को मुस्लिम महिलाओं को हाशिए पर जाने से रोकना चाहिए। कर्नाटक के उडुपी में हिजाब को लेकर चल रहे बवाल ने मध्य प्रदेश में एंट्री ली है। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने हिजाब को लेकर बड़ा बयान दिया। कहा कि हिजाब यूनिफॉर्म कोड का हिस्सा नहीं है। अगर कहीं कोई हिजाब पहनकर स्कूल में आता है तो प्रतिबंध लगेगा। भारत रत्न लता मंगेशकर के सम्मान में सरकार ने डाक टिकट जारी करने का फैसला किया। इस बारे में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ऐलान किया। इसके लिए कुछ डिजाइन भी प्रपोज किए गए थे, जिसके बाद काम शुरू हुआ है। लता मंगेशकर का निधन 6 फरवरी को हुआ था। उन्हें कोरोना संक्रमण था। वे करीब 28 दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट रही थी। दिल्ली में आज मौसम ने अचानक करवट ली। जहां राजधानी के कुछ इलाकों में आज सुबह बारिश हुई। हालांकि इससे पहले बीते दिन भारत मौसम विज्ञान विभाग ने दिल्ली और इसके आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश की संभावना जताई थी। फास्ट 50 में अब देखते हैं स्पोर्ट्स की खबरें। आज भारत और वेस्ट इंडीज के बीच वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला जाएगा। आपको बता दें कि 3 मैच की वनडे सीरीज में भारतीय की टीम 1-0 से आगे है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर खेला पहला वनडे भारतीय टीम 6 विकेट से जीता था। दूसरे मुकाबले में शिखर धवन और टीम इंडिया के उपकप्तान केएल राहुल की वापसी होने जा रही है। राहुल की वापसी से टीम ईशान किशन या ऋषभ पंत में से किसी एक खिलाड़ी को बेंच पर बैठना पड़ सकता है। पंत पिछले मैच में 11 रन बनाकर आउट हुए थे, जबकि ईशान ने भी महज 28 रन बनाए थे। अहमदाबाद में खेले गए 16 मैच में से भारत ने 8 मैच जीते हैं, जबकि 8 मैच भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया में इस साल अक्टूबर में होने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए मैचों की प्री बुकिंग शुरू हो चुकी है। सोमवार को पहली बार जब ये टिकटें बिक्री के लिए उपलब्ध हुई तो सबसे पहले भारत पाकिस्तान मैच के टिकट बिके। इस मैच के टिकट में 5 मिनट के अंदर बिके। ये मुकाबला 23 अक्टूबर को खेला जाएगा। बढ़ते आगे फास्ट 50 में अब देखेंगे छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें।
सीएम शिवराज सिंह चौहान आज सुबह 10 बजे स्मार्ट सिटी पार्क में पौधारोपण करेंगे। सीएम 10:15 बजे मंत्रालय में इंटेलिजेंस और जनसंपर्क आयुक्त के साथ बैठक करेंगे। इसके बाद 2 बजे हैदराबाद रवाना होंगे, जाके शमशाबाद में स्थानीय कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। रायपुर में आज बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल अनुसुईया उइके से मुलाकात करेगा। बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल पीएम आवास योजना को लेकर राज्यपाल से चर्चा करेगा। इस चर्चा में पार्टी के बड़े नेता शामिल होंगे। मध्य प्रदेश में शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। बैठक में कई प्रस्ताव पेश किए जाएंगे। इन महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर कैबिनेट से मंजूरी मिलने के आसार है। अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण पर कार्रवाई करने के नए नियम, राज्य में एक समान रेत की रॉयल्टी पर फैसला हो सकता है। भोपाल में प्रमोशन में आरक्षण को लेकर मंत्री नरोत्तम मिश्रा की अध्यक्षता में मंत्री समूह की बैठक हुई। इस विषय पर कोई फैसला नहीं हो सका। एमपीपीएससी 2019 के रिजल्ट्स को चुनौती देने के मामले में हाईकोर्ट के जस्टिस पुरुषेंद्र कौरव ने खुद को सुनवाई से अलग कर लिया। हाईकोर्ट जज बनने से पहले कौरव प्रदेश के महाधिवक्ता की हैसियत से पीएससी परीक्षा से जुड़ी इन याचिकाओं पर सरकार की तरफ से पैरवी कर चुके थे, लिहाजा उन्होंने खुद को सुनवाई से अलग किया। एमपी में कोरोना के नए मामले लगातार कम हो रहे हैं। 24 घंटे के अंदर कोरोना के 3083 नए मामले आए। 4 मरीजों की मौत हुई। 6527 मरीज ठीक हुए। प्रदेश में 37,143 कोरोना मरीजों का इलाज जारी। छत्तीसगढ़ में 1300 नए मामले मिले। 10 मरीजों की मौत हुई। 3570 स्वस्थ हुए। एक्टिव केस 11,426 है। आपको बता दें कि कल प्रदेश में 38,074 टेस्ट हुए। पॉजिटिविटी रेट 3.41% पहुंची। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला गठन के दूसरे वर्षगांठ के अवसर पर अरपा महोत्सव 2022 का आयोजन किया जाएगा। ये महोत्सव पेंड्रा में आयोजित होगा। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष अरदास महतो और जिले के प्रभारी मंत्री जयसिंह अग्रवाल शामिल होंगे। सीएम भूपेश बघेल के निर्देश पर चिटफंड कंपनियों पर सख्ती जारी है। गोल्ड की इंफ्रा वेंचर लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर संजय धर बड़गैया की संपत्ति कुर्क करने के आदेश जारी हुए। इधर करोड़ों की ठगी करने वाले सनसाइन इंफ्रा बिल्ड कॉर्पोरेशन के डायरेक्टर को पुलिस रायपुर लेकर आई। छत्तीसगढ़ में संक्रमण की रफ्तार धीमी होने के बाद परीक्षाओं को ऑफलाइन कराने का फैसला हुआ। स्टूडेंट्स अपने स्कूल में ही बोर्ड परीक्षा देंगे। इसके लिए इस बार भी बोर्ड परीक्षाओं के लिए 6700 परीक्षा केंद्र बनाए गए। मध्य प्रदेश के निजी स्कूलों की मनमानी के विरोध में अभिभावक संघ ने भोपाल में डीईओ ऑफिस का घेराव किया। संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि कोरोना काल में हाईकोर्ट के निर्देश के बाद भी निजी स्कूलों ने मनमानी फीस वसूली है। बीजापुर में एक बार फिर नक्सलियों ने सीआरपीएफ जवानों को निशाना बनाया। बीजापुर के नेशनल हाईवे 63 भोपाल-पटना मार्ग के चिन्ना कोटपाल टी पॉइंट से 400 मीटर दूर नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट किया, जिसमें सीआरपीएफ के 153 बटालियन के डिप्टी कमांडेंट समेत 4 जवान घायल हुए। पुलिस के मुताबिक ये जवान रूटीन एरिया डेमिनेशन के लिए निकले हुए थे। ब्लास्ट के बाद सीआरपीएफ के जवानों ने मोर्चा संभालकर घायल जवानों को बाहर निकाला। एक जवान को बीजापुर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं घायल डिप्टी कमांडेंट प्रबलन विश्वास, एएसआई सदाशिव यादव और हवलदार राजीव रंजन को हेलीकॉप्टर से रायपुर लाया गया। डॉक्टर के मुताबिक डिप्टी कमांडेंट प्रबल विश्वास के चेहरे और हाथ पैरों में ज्यादा चोट है, हालत गंभीर है। सुकमा में 7 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। सभी नक्सलियों ने जिला पुलिस और सीआरपीएफ अफसरों के सामने सरेंडर किया। ये नक्सली कई सालों से नक्सल संगठन में शामिल थे। दंतेवाड़ा में 2 इनामी समेत 3 नक्सलियों ने सरेंडर किया। इसमें से 2 नक्सलियों पर 1-1 लाख का इनाम था। ये नक्सली पुलिस पर हमले आईडी ब्लास्ट में शामिल थे। तीनों नक्सलियों ने एसपी सिद्धार्थ तिवारी के सामने सरेंडर किया। जबलपुर में कांग्रेस ने घर चलो अभियान के दौरान पोल खोल कैंपिंग की शुरुआत की। जबलपुर से कांग्रेस विधायक संजय यादव ने घर चलो अभियान में सरकारी स्कूलों और अस्पतालों का औचक निरीक्षण किया। यहां मिल रही खामियों को जनता और सरकार के सामने लाने की बात कही। उत्तर प्रदेश के 11 जिलों की 58 सीटों पर पहले चरण का मतदान कल होगा। वहीं आज कांग्रेस अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी उन्नति विधान नाम से घोषणा पत्र जारी करेगी। पीएम मोदी लगातार दूसरे दिन पंजाब में वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगे। पीएम फिरोजपुर और पटियाला संसदीय क्षेत्र की जनता को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि पंजाब में 20 फरवरी को चुनाव होना है। इससे पहले पीएम ने कल कहा था कि नया पंजाब बनाना हमारा टारगेट है।
आम जनता के लिए इस साल राष्ट्रपति भवन का मुगल गार्डन 12 फरवरी से खोला जाएगा। इस दौरान लोग मुगल गार्डन का भ्रमण कर सकते हैं। गार्डन में जाने के लिए पास बनवाना होता है, जिसके लिए राष्ट्रपति भवन के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अप्लाई करना होगा। हिजाब विवाद पर मामले में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई ने कहा कि स्कूलों में लड़कियों को हिजाब पहनकर प्रवेश देने से रोकना भयावह है। कम या ज्यादा कपड़े पहनने के लिए महिलाओं का वस्तुकरण किया जाता है। उन्होंने कहा कि भारतीय नेताओं को मुस्लिम महिलाओं को हाशिए पर जाने से रोकना चाहिए। आज भारत और वेस्ट इंडीज के बीच वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला जाएगा। आपको बता दें कि 3 मैच की वनडे सीरीज में भारतीय की टीम 1-0 से आगे है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर खेला पहला वनडे भारतीय टीम ने 6 विकेट से जीता था।